अकाउंट्स का क्लास हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग नए बच्चे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज रूटीन लिख लीजिए। अभी फिलहाल में आपका रूटीन ये रहेगा, लेकिन अभी जो है आप लोग का रूटीन ये हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, अलग से आप लोग को हम बुला रहे हैं, ठीक है। अभी का रूटीन हम आपको दे रखे हैं, लेकिन आपका जो फाइनल रूटीन है ये होने वाला है। ये रूटीन जो लोग नए लोग हैं लिख लीजिए इसको, रूटीन को। नहीं ये नहीं है। देखिए तुम लोग लिखे हो तो लिखवाया नहीं है, अभी 345 पर लिखवाया नहीं है। अच्छा ठीक है सर, चलो कोई बात नहीं, लिखवा देंगे। हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है? अकाउंटेंसी है। उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? अकाउंट्स बोलेंगे, ठीक है। अकाउंट्स को हम लोग को बनाना क्या है? तो बुक्स बनाना है, ठीक है। यानी हम लोग अकाउंटेंट, हम लोग को क्या करना है? हम लोग को अकाउंटिंग करना है, मतलब हम लोग को सारा खर्चा रिकॉर्ड करना है, इनकम रिकॉर्ड करना है, लास्ट में प्लस माइनस करके प्रॉफिट निकालना है। तो हम लोग उस प्रोसेस में जो भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, वो सब उन डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? हमारा जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बुक्स बोलेंगे। उस मतलब शॉर्ट में बुक्स बोलेंगे, नहीं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या होता है? जर्नल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रेडिंग होता है, पीएल होता है और बैलेंस शीट होता है। समझ में आ रहा है? ये सब तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया हम लोगों का। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज हम लोग को बनाना है जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, लेकिन आप लोग को वो बनाना है। समझ में आ रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यही 6 चीज होगा। इस 6 चीज के अलावा कोई भी चीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे इसके अलावा हमको प्लस आइटम्स क्या है, मतलब और हम लोग को क्या क्या बनाना आना चाहिए। सबसे पहला जो बनाना आना चाहिए वो है हम लोगों का अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे सब्सिडियरी बुक्स, हम लोग पढ़ेंगे आगे सब्सिडियरी बुक्स। जैसे सब्सिडियरी बुक्स में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कैश बुक। बात समझ में आ रहा है? कैश बुक जर्नल भी है, लेजर भी है, इसको हम साइड में प्लस आइटम्स में लिख रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ऐसे ही करके हम लोगों को बहुत सारा आइटम्स और भी अलग से पढ़ना है जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है। तो आपसे कोई पूछेगा इज अकाउंटिंग इक्वेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो आपका क्या आंसर होगा? नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपसे पूछेगा इज बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो नहीं, बीआरएस इज नॉट बीआरएस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बात समझ में आ रहा है? इसको लिखिए आप लोग ऐसे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यही है, पूरा नहीं लिखे हैं क्योंकि पहले लिखवा चुके, तो आप लोग JLTBT PLPS लिख दीजिएगा। और जिन लोग का क्लास छूटा हुआ है वो लोग स्टार्टिंग का क्लास नहीं करेगा, तब तक दिक्कत होगा। स्टार्टिंग का अभी तक जितना भी 4 क्लास हुआ है वो पूरा का पूरा जो है YouTube पे हम डाल दिए हैं, चारों क्लास। तो आप लोग भी उसको कर सकते हैं, या आप लोग के किसी दोस्त को डेमो करना होगा तो आप लोग उसको शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे सारा क्लास YouTube पे नहीं जाएगा, बस वो 4 क्लास हम YouTube पे डाल दिए हैं। चैनल है हम लोग का ट्यूशन का, कॉमर्स पॉइंट बक्सर, उसमें आपको दिख जाएगा। टेलीग्राम में वैसे हम देखते हैं, क्लास का लिंक हम आपको शेयर कर देंगे क्लास 1 का। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो क्लास छूटा हुआ है वो क्लास कर लेंगे तो पढ़ाई समझ में आएगी, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा।
कोई एब्सेंट भी है क्या? कुछ कम लग रहे हैं लोगों में, वो डाउटफुल है। वो डाउटफुल लग रहे हैं। लिख लिया आप लोग इसको? हो गया है? आगे बढ़े। अकाउंटिंग इक्वेशन दे रहे हैं, जिन लोग का नहीं पढ़ा हुआ है उनसे नहीं बनेगा, लेकिन बाकी सबसे बनना चाहिए। 5 इक्वेशन दे रहे हैं, आप लोग को उसको बनाना है, ठीक है? जिन लोग को नहीं आएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन कॉपी करके आराम से बैठिएगा। आप लोग से नहीं बनेगा। आप लोग जब क्लास कर लेंगे आप लोग से भी बनेगा। फर्स्ट वन इज स्टार्टेड बिजनेस कैश 10,000, गुड्स created बनेगा आप लोगों से? बिल्कुल आसान है, बनेगा। आइटम्स आइडेंटिफाई करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने का मेन पर्पस है आप आइटम्स आइडेंटिफाई करना सीख जाएं। आइटम पहचान लेंगे फिर तो एसेट में एसेट, लायबिलिटी में लायबिलिटी, कैपिटल में कैपिटल, काम तो हो ही जाएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 5 मिनट के अंदर अंदर इसको लिखो। 1 घंटा सोचिएगा 5 ट्रांजैक्शन में, तो फिर दिक्कत है, नहीं हो पाएगा। आप लोग क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो पीछे में जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लीजिए एक बार। एसेट्स लायबिलिटीज, लायबिलिटी एसेट पढ़ लियो ना, एसेट लायबिलिटीज का डेफिनेशन हो गया है ना, उसको एक बार रिवाइज कर लो तुम लोग। फिर जब नया चीज़ पढ़ाएंगे तो आप लोग समझना उसको। तुमको नाम नहीं आइडेंटिफाई करना आ रहा है? बोलो, नहीं आ रहा है तो। एसेट लायबिलिटी का नाम याद की हो? एसेट का नाम बताओ जो लिखवाए हैं। और फिक्चर और स्टॉक हुआ। सबको हम बोल रहे हैं एसेट्स लायबिलिटीज का नाम याद कीजिएगा, तो उसको 5-6 बार लिख लीजिएगा। आप उसको 4 बार भी लिख लेंगे तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। इसमें तुमको कौन सा नाम नहीं आइडेंटिफाई करना है, ये बताओ। पहला में कैश कैपिटल होगा। हाँ हाँ हाँ,
नहीं कंफ्यूज नहीं होना है। घर पे जितना क्वेश्चन बनवाए हैं स्टार्टिंग में सब बनाई हो, दोबारा पक्का बनाई होती तो कंफ्यूजन नहीं होता। इसका मतलब कॉपी की हो तुम, बनाई नहीं हो। छापना नहीं है, ट्रांजैक्शन लिख करके थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा अकाउंट्स में। अकाउंट्स इज़ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है ये। आप ट्रांजैक्शन देख के आइटम्स पहचान ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो लोग स्कूल जाते हैं, जब जर्नल एंट्री पढ़ाया जाएगा, आप देखिएगा क्लास में बच्चे कैसे बकरी जैसे मैं करेंगे, नहीं समझ में आएगा उन लोग को। आइटम्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, साल बीत जाएगा जर्नल नहीं आएगा। घर पे जो भी ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शन देख करके आपको खुद से बनाना है। क्लास में तो बनवा चुके हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी दिक्कत होगा तो हम यहाँ पे समझाने को रेडी हैं। इनिशियली सबको घर पे अकाउंट्स में स्टार्टिंग का 2 महीना डेली बेसिस पे 2 घंटा देना है। उसके बाद आप 1 घंटा भी देंगे तो कोई बात नहीं है, बट स्टार्टिंग में सीखने के लिए 2 घंटा अकाउंट्स पढ़ना बहुत जरूरी है। हो गया? थोड़ा सही कर लूँगी तो आप लोग मिस्टेक कर देंगे, अभी पढ़ाई नहीं है। सोल्ड गुड्स पर कैश कर लो इसको। तुमको ब्रैकेट लगाना चाहिए था, ब्रैकेट नहीं लगाया, कम हो रहा है तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे वो सीख जाओगे। क्वेश्चन तो सबका कॉपी हो गया होगा। सॉल्यूशन हम बोर्ड पे लगा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। जिन लोगों को नहीं आ रहा है कॉपी कर लेगा, जिन लोग को आ रहा है वो लोग अपना वेरीफाई कर लेगा। जिन लोग का बन गया है वो लोग देख लेंगे कि उनका सही है या नहीं। हम अमाउंट नहीं देखें, अब अमाउंट आप देख लीजिए, यहाँ पे 1 को 0 और बढ़ेगा। थोड़ा सा हाथ आप लोग को जल्दी चलाना होगा। हो गया? अगर किसी में कंफ्यूजन है आप लोग को तो आप लोग पूछ सकते हैं। आंसर दिखाने का मतलब ये नहीं हुआ कि मेरा काम खत्म, समझाएंगे नहीं। किसी को भी आइटम आइडेंटिफाई करने में दिक्कत है तो पूछ लीजिए, हम आपको समझा देंगे कौन से में कौन सा आइटम होगा। आइटम नहीं आ रहा आइडेंटिफाई करना तो बोलो, हम बता देंगे किस में कौन सा आइटम होगा। परचेज कौन सा ट्रांजेक्शन, कोर्ट में क्या लिखा हुआ है? परचेज लैंड एंड बिल्डिंग ऑन बैंक लोन। अच्छा देखो, परचेज लैंड एंड बिल्डिंग है, तुम्हारे पास क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, और बोल दिया बैंक लोन। लैंड एंड बिल्डिंग तो आ रहा है, बैंक लोन भी तो तुम्हारा बढ़ेगा, और बैंक लोन क्या होगा तुम्हारा? लायबिलिटी होगा। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगा तुम्हारा? एसेट होगा। एसेट भी बढ़ रहा है और लायबिलिटी भी बढ़ रहा है। ठीक है, हो गया होगा आप लोगों का यहाँ तक। तुम्हारा किस में दिक्कत हो रहा है? हो गया है? पेज पलटे। सैलरी और कैश इसमें हो गया आप लोगों का? ठीक है, थोड़ा चलो लायबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स में, ये जो अभी आपको बताने वाले हैं। प्लीज़ हम सबका ध्यान बोर्ड पे चाहते हैं। अकाउंट्स में जो भी चीज़ आप समझ रहे हैं, जो भी चीज़ आपको जानना है, बुक में जो लिखा है उसको पढ़ के आप कभी नहीं सीख पाएंगे। अकाउंट्स पूरा का पूरा आपके टीचर के नॉलेज पे है। टीचर आपको कैसे समझा रहा है, टीचर का नॉलेज भी बहुत है, समझा नहीं पाएगा, अकाउंट्स आप नहीं समझ पाइएगा। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे लायबिलिटी के बारे में हम बोले थे, समझिएगा। लायबिलिटी के बारे में बोले थे, लायबिलिटी कितने तरीके का था?
करेंट, नॉन करेंट और कंटिंजेंट, ठीक है। ये तो लायबिलिटी हो गया, ये दूसरा लायबिलिटी हो गया। अब आते हैं थोड़ा लायबिलिटी दूसरा आपको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, लायबिलिटी में एक और भी है आपको पढ़ाए हैं, लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। अभी ऐसा ऑफिशियली नहीं पढ़ाए हैं। कितने लोग को तो नहीं आता होगा लिमिटेड अनलिमिटेड, ठीक है। पढ़ाए अनलिमिटेड, कॉपी में लिखवा दिए, देख लो तो, देख लो कॉपी में लिखवाएं क्या, एक बार देख लो। मतलब क्लास में जो लिखवाए नहीं ना अभी, अनलिमिटेड बताया ना, तो ये क्लास स्टार्ट होने के बाद बताया ना, 25 के बाद 22 के बाद बताया ना। चलो, लायबिलिटी करंट, नॉन करंट और कंटिंजेंट। लायबिलिटी में लिमिटेड और अनलिमिटेड। अब देखो लायबिलिटी में एक और आपको हम बता रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ये समझ में आप लोग को फिर कहीं नहीं समझने मिलेगा। लायबिलिटी के अगर हम बारे में बात करें तो ये यहाँ पे दो तरीके का होता है बिजनेस में। एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। पहला क्या होता है बताइए, ये तुम लोग को भी समझ में आएगा, समझना पड़ेगा। लायबिलिटी डेफिनेशन पढ़ लिए हो? हाँ यार, लायबिलिटी पढ़ लिए हो ना। क्या होता है लायबिलिटी बताओ? समझे तो होगे, कुछ हिंदी में बोल सकते हो, हिंदी में बता सकते हो। तुमको बस वेरीफाई करना है कि तुम्हारे दिमाग में गया होगा। बेसिकली तुमको दूसरे को जो भी पेमेंट करना है वो क्या है तुम्हारा लायबिलिटी, और तुम्हारा ओन्ड खुद का जो सामान है, मतलब बिजनेस का जो भी ओन्ड सामान है वो क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? देखो लायबिलिटी के बारे में हम बात करें तो ये दो तरीके का है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल का मतलब क्या होता है ये बताइए। इंटरनल का मतलब अंदर का, एक्सटर्नल का मतलब बाहर का। ठीक, आपसे अगर कभी भी लायबिलिटी हम कह रहे हैं तो आपसे हम कौन सा लायबिलिटी बोलना चाह रहे हैं? आपसे हम एक्सटर्नल वाला बोलना चाह रहे हैं। सिर्फ लायबिलिटी बोल रहे हैं तो क्या बोलना चाह रहे हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लायबिलिटी में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिख दिए तो देखिएगा, इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है कैपिटल। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? कैपिटल। और एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया? अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो बाकी सब चीज क्या हो गया? एक्सटर्नल लायबिलिटी। समझ में आ रहा है? इसके पीछे का आपको हम लॉजिक बता रहे हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज, यानी टू सेपरेट पर्सन्स। ठीक है, यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग इंसान हैं कि नहीं है। मान लीजिए कि आप लोग बिजनेस हैं, हम बिजनेसमैन हैं। आप लोग मेरे दुकान हैं, हम जो है बिजनेसमैन हैं। आपको स्टार्ट करने में अपने पास से हम 50 लाख रुपए लगाए हैं। आपका क्या ड्यूटी बनता है? वो 50 लाख रुपए कमा के मेरे को लौटाना है या 50 लाख रुपए डुबा देना? कमा के मेरे को लौटाना। यानी कि वो 50 लाख आपका है या हमारा है? 50 लाख के ओनर कौन है? आप हैं कि हम? भले वो पैसा हम लगाए हैं, बट अब बिजनेस मतलब मेरा है। ठीक है, आप लोग जो है वो मेरे हैं, लेकिन जो है वो 50 लाख किसका है तो मेरा। बात समझ में आ रहा है? आपका हम इन्वेस्ट किए हैं। तो एक बात बताओ, तुम मेरे से 50 लाख लिए कैपिटल का, और तुम किसी दूर के आदमी से 20 लाख रुपए का सामान उधार लिए। दोनों लायबिलिटी आप इस बात से मान रहे हैं। आपके नजदीक या आपके करीब कौन है? आपका अपना कौन है यहाँ पर? हम या वो क्रेडिटर? हम। समझ में आ रहा है? तो जो बिजनेस का अंदर का आदमी है उसका दिया हुआ पैसा क्या हो जाएगा? इंटरनल लायबिलिटी हो जाएगा। यानी इंटरनल लायबिलिटी का मतलब एक ही होगा हमेशा, क्या चीज? कैपिटल। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये चीज समझने का है, इसको कॉपी में हम नहीं लिखवा नहीं सकते हैं। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब कैपिटल होता है, आपको ये याद करना है। कैपिटल क्यों है? इसका रीजन ये है क्योंकि आपके ऊपर ओनर पैसा लगाया है, और ओनर जो है बिजनेस के अंदर का आदमी है। अच्छा, वो पैसा लगाया है मतलब आपको पैसा लौटाना है। जहां लौटाने का बात आ गया, क्या हो गया? वो लायबिलिटी हो गया। क्योंकि वो बिजनेस के अंदर का आदमी है, आपके वो क्लोज है, इसलिए ओनर का पैसा क्या हो जाएगा बताइए? इंटरनल लायबिलिटी हो जाएगा। उसके अलावा दुनिया का जो भी पैसा है वो सब क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी हो जाएगा। 1 मिनट के लिए जो चीज बोले हैं उसको अपने दिमाग में रिकॉल करिए और देखिए बात आपको समझ में आया या नहीं आया। खुद से मतलब खुद से उसको देखो कि समझ में आया या नहीं आया। तुम लोग भी दोनों ये जो चीज बता रहे हैं तुम लोग को समझ में आएगा, और आप लोग उसको जज कीजिए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। वाई इज कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी? कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी बिकॉज इट इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ओनर एंड इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू रिटर्न दैट अमाउंट। समझ में आ रहा है? एंड ऑल्सो ओनर इज क्लोज नहीं बोलेंगे यहाँ पर, ओनर इज पार्ट ऑफ बिजनेस बिकॉज ओनर कंडक्ट्स द बिजनेस, ओनर कैरीज ऑन बिजनेस, देयरफॉर ही इज इंटरनल मेंबर ऑफ बिजनेस।
मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? लायबिलिटी, अगर सिर्फ लायबिलिटी बोल रहे हैं तो कौन सा लायबिलिटी बोलना चाहते हैं? एक्सटर्नल बोलना चाह रहे हैं, लेकिन क्लासिफाई कर दिया एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब जो लायबिलिटी है वो एक्सटर्नल ही है, लेकिन इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों कैपिटल होगा? ये बात भी आपको समझ में आ गया, आप भूलेंगे नहीं उसको, लिख लीजिए इसको, इस टेबल को बना लीजिए। लिख लिया आप लोग इसको? ठीक है। देखिए बिजनेस में अब ट्रांजैक्शन कैसे होता है, एक वर्ड है वाउचर। अच्छा, बिजनेस में आप लोग बहुत सारा जो है चीज़ गलत बोलते हैं, लोगों को पता नहीं है तो लोग जो है उसको गलत बोलते हैं, लेकिन आप लोग को, आप गलत बोलिए ठीक है, लेकिन आपको सही मीनिंग मालूम होना चाहिए। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं तो आप क्या मांगते हैं? बिल नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं इनवॉइस। बिल नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, क्या होता है बताइए? इनवॉइस होता है। लिख लीजिए इसको, बिल के ऊपर क्रॉस, इनवॉइस के ऊपर टिक। आप देखिएगा भी ना तो लिखा रहेगा, इनवॉइस लिखा रहेगा। आप जाइए किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए, वहाँ इनवॉइस लिखा रहेगा। आप फ़ोन खरीदिए, जो आपको उसको आप बिल देगा उसको इनवॉइस बोलेगा, वो लिखा रहेगा। अगला लिखिए वाउचर। वाउचर, इसमें लिखिए इट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब इसका मतलब क्या है? कितने लोगों को पढ़ के मीनिंग समझ में आ गया? पढ़ के मीनिंग समझ में आया है? यस, क्या समझ में आया बताओ? और डिटेल में बताओ। जरूर पहले से क्लास की हो, पहले से क्लास की थी, खुद से तो समझ के नहीं बताई होगी। चलिए आपको समझाते हैं वाउचर क्या होता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप बता रहे हैं आपको, ऐसा कभी हुआ हो गया, आप लोग देखे होंगे, आप किसी डॉक्टर के यहाँ गए, ठीक है, फीस आप डॉक्टर के हाथ में देते हैं क्या? नहीं, फीस आप डॉक्टर के हाथ में नहीं देते हैं, कोई काउंटर बना रहता है। आप जब फीस पेमेंट कर देंगे तो आपको एक रसीद देगा वो, ठीक है। और हो सकता, जब आप बहुत बड़े डॉक्टर के यहाँ जाइएगा तो वहाँ पे जहाँ फीस पेमेंट का अलग काउंटर ही है, आप वहाँ फीस पेमेंट करेंगे, आपको वो एक स्लिप देगा। उस स्लिप को लेकर के आप फिर डॉक्टर का एक दूसरा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे उस स्लिप को लेकर के एंट्री करेगा, तो वो जो स्लिप है वही वाउचर है। समझ में आ रहा है? मान लीजिए कि हम बता रहे हैं आपके स्कूल में क्या है कि आपके प्रिंसिपल आपसे कहे कि तुमको एक किताब बाजार से खरीद के लेकर के आ जाना, ठीक है। तुम 3000 का किताब था, तुम किताब ले जाके प्रिंसिपल सर को दे दिए। प्रिंसिपल सर तुमको पैसा तो देंगे, तुम पैसा ले भी लोगे, 3000 रुपये का है, तुम क्यों अपना पैसा छोड़ोगे? तो प्रिंसिपल ज़्यादा चांसेस है, अगर अपने पास से देना होगा तो वो 3000 दे देंगे, लेकिन वो किताब अगर स्कूल का है तो प्रिंसिपल सर क्या करेंगे कि तुमको एक तो पेपर जो है, पेपर पे तुमको लिख के देंगे, और वो जो पेपर है तुम अकाउंट्स ऑफिस जो है जहाँ पे फीस जमा होता है, तुम वहाँ पे जाओगे, तुमसे वो पेपर ले लिया जाएगा और बदले में तुमको 3000 रुपये दे दिया जाएगा। समझ में आ रहा है?
तो वही पेपर जो है एक प्रूफ है, एक एविडेंस है। तो किस चीज़ का एविडेंस है वो? ट्रांजैक्शन का। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। वाउचर का मतलब समझ में आ गया। अब क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या कैश डिपार्टमेंट में दिन भर ट्रांजैक्शन होते रहता है, कोई पैसा देगा कोई पैसा लेगा, उसका वो लोग एंट्री भी करता है और उस स्लिप को भी रखे रहता है। फिर शाम में स्लिप्स को मिलाया जाता है, फिर उसका जो है एंट्री होता है। बात समझ में आ रहा है? वही स्लिप क्या चीज़ है? वाउचर है। ठीक है, ये आप लोग लिख लिए हैं। अब इसके आगे आप लोग को हम बता रहे हैं। देखो बिजनेस में आपको दो टर्म पढ़ने को मिलेगा। एक पढ़ने मिलेगा रेवेन्यू, दूसरा पढ़ने मिलेगा कैपिटल। आपको जो है दो टर्म पढ़ने मिलेगा बिजनेस में। एक मिलेगा रेवेन्यू, दूसरा मिलेगा कैपिटल। ठीक है, पहला होगा रेवेन्यू, दूसरा होगा कैपिटल। पहले रेवेन्यू और कैपिटल का मतलब समझते हैं, फिर इसके आगे हम लोग कुछ और इसके बारे में समझेंगे। रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? आपको एक और टर्म मिलेगा कहीं पे। रेवेन्यू में हम लिख देते हैं उसको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का सिंपल में मतलब है डे टू डे एक्टिविटी। डे टू डे एक्टिविटी। अगर किसी का बिरयानी का दुकान है तो उसके लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होगा बताइए? बिरयानी बनाना और बिरयानी बेचना। किसी का कपड़ा का दुकान है तो उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होगा? कपड़ा खरीदना और कपड़ा बेचना। किसी का मूवी थिएटर है तो क्या होगा उसका? मूवी चलाना और मूवी दिखाना और उससे रिलेटेड जो भी काम है। किसी का अगर खेती का काम है तो उसके लिए खेती करना क्या होगा? कोई अगर ट्रेजर हंटर है, किसी का खजाना खोजने का काम है, मतलब जगह जगह जाकर के कुछ नया चीज़, आर्कियोलॉजिकल चीज़ वो खोजता है, उसके लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होगा बताइए? उसके लिए वही काम होगा। ठीक है, तो कोई भी आइटम रेवेन्यू है, इसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो क्या चीज़ है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कैपिटल होगा कि वंस इन अ वाइल। ठीक है, नॉन रिकरिंग, मतलब ये बार बार नहीं होता है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं वंस इन अ वाइल। जैसे मान लो मूवी चलाने वाला बिरयानी बना लिया तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल। आप ये अच्छा एग्जांपल नहीं है, दूसरा एग्जांपल बता रहे हैं कि जो कपड़ा खरीदता है वो जनरेटर खरीद लिया 2 लाख रुपए का, वो क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। वंस इन अ वाइल या नॉन रिकरिंग। ठीक है, रेवेन्यू आइटम मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कैपिटल मतलब क्या हो जाएगा? नॉन रिकरिंग। ठीक है, कैपिटल में नॉर्मली आप फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, ये कैपिटल मतलब वो वाला कैपिटल नहीं हुआ जो पढ़ाएं आपको स्टार्टिंग में, जो पढ़ाएं एसेट लायबिलिटी कैपिटल इनकम एक्सपेंस, ये वो कैपिटल नहीं है। आपको समझना पड़ेगा इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी बोल रहा है तो वहाँ पे समझना पड़ेगा कैपिटल का बात कर रहा है। रेवेन्यू के साथ कैपिटल आ जाएगा तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे नॉन रिकरिंग का बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? एक आइटम बार बार रिपीट करेगा लेकिन सब जगह सबका मीनिंग क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। रेवेन्यू के साथ कैपिटल आएगा तो इसका मतलब क्या चीज़ है? नॉन रिकरिंग, वंस इन अ वाइल। जैसे कपड़ा का व्यापारी है, वो कपड़ा खरीदा, वो कौन सा एक्टिविटी होगा? रेवेन्यू। कपड़ा का व्यापारी है, वो जनरेटर खरीदा, क्यों कैपिटल होगा जनरेटर का खरीदना? वो रोज जनरेटर खरीदने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा, कपड़ा की दुकान में जनरेटर का काम तो पड़ेगा। बड़ा शोरूम है, पंखा चलाना है, बत्ती जलाना है, एसी चलाना है, तो जनरेटर का काम पड़ेगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके आगे आपको बता रहे हैं। तो देखो, रेवेन्यू को अगर हम बांटें तो दो होगा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू रिसीव। कैपिटल का बात करें तो कैपिटल एक्सपेंसेस और कैपिटल रिसीव। जैसे मान लो कि तुम्हारा दुकान है, तुम स्टाफ को सैलरी दी हो, वो क्या होगा? रेवेन्यू होगा या कैपिटल होगा? बुद्धि चलाना पड़ेगा। अकाउंट्स पढ़ना है तो आपको अपने आसपास की चीज़ को रिलेट करना पड़ेगा। स्टाफ को सैलरी दोगे तो रेवेन्यू या कैपिटल? क्यों रेवेन्यू होगा? बार बार देना है। समझ में आ रहा है? बार बार उसको सैलरी देना है। ठीक, रेवेन्यू में क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंसेस या रेवेन्यू रिसीव। रिसीव मतलब मिलना, एक्सपेंस मतलब पेमेंट करना। स्टाफ को सैलरी देना इज रेवेन्यू रिसीव या रेवेन्यू एक्सपेंसेस। आराम से 2 मिनट समय लो, सोच करके आंसर दो। अगल बगल वाला आंसर दे रहा है तो आपको कंपैरिजन नहीं करना है कि वो तेज है, हम बेवकूफ़ है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप जब तक दिमाग को नहीं यूज़ कीजिएगा आप सीख नहीं पाइएगा। मेरे पास 2 तरीका है, या तो आप लोग को ये हम समझा दें
या तो हम लिखवा दें, ठीक है। लिखवाने वाला हम फॉलो नहीं करने वाले हैं। लिखवाना होगा तो बुक में तो पहले ही लिखा है, आप उसी को याद कर लेंगे। तो हम तो यहाँ समझाने के लिए बैठे हैं। तो आप 2 मिनट समय लीजिए और आप आंसर कीजिए। सैलरी का पेमेंट क्या होगा? रेवेन्यू होगा। सब कोई एग्री कर रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंस या रेवेन्यू रिसीव, ये बताओ। रेवेन्यू एक्सपेंस। क्यों? एक्सपेंसेस का नेचर क्या है? खर्चा मिलता है कि खर्चा का पेमेंट होता है? खर्चा का पेमेंट होता है। समझ में आ रहा है? खर्चा का पेमेंट करना पड़ता है। सैलरी रिसीव्ड क्या होगा? कौन सा रिसीव? कंप्लीट कीजिए, रेवेन्यू रिसीव। सैलरी मिलेगा तो क्या होगा? वो आपका रेवेन्यू रिसीव होगा। आपको लॉटरी लग गया, वो क्या होगा? कैपिटल में कौन सा? कैपिटल रिसीव। आपका जनरेटर अचानक से खराब हो गया, वो क्या होगा? क्यों? आंसर नहीं कर रहे हो, हम देख रहे हैं, बैठे हुए मुस्कुरा रहे हो। अंकित वाला गुण मत लाओ, चुपचाप बैठ के मुस्कुराओगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। एक ही बार होगा कि कैपिटल जनरेटर खराब होना क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंस क्यों होगा? रोज नहीं खराब होने वाला है। समझ में आ रहा है? आप वो हमेशा खराब होने वाला नहीं है। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगा? कैपिटल क्या? कैपिटल एक्सपेंस। रिसीव बोल रहा है। अरे जमीन बेचोगे तो कैपिटल रिसीव होगा। जमीन खरीदे हो, परचेज बोले हैं। हाँ तो परचेज ही बोले हैं, तो एक्सपेंस होगा, रिसीव बोला है। तुम्हारे मुझे रिसीव निकला था। चलो ठीक है। कैपिटल लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करना क्या होगा बताओ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है? क्यों? लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहे हो, पैसा तो जा रहा है तुम्हारे पास से, तो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप एक चीज़ अपने मन में बैठा सकते हैं कि जो भी नॉन करेंट आइटम है वो सारा का सारा कैपिटल होगा, और जो करेंट आइटम है वो सब क्या होगा? मैक्सिमम जो करेंट आइटम है वो क्या होगा? रेवेन्यू होगा। समझ में आ रहा है? तुम लोग अभी क्लास नहीं किए हो तो अभी दिक्कत होगा। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? ये बताओ, किसी का जनरेटर का दुकान है, वो जनरेटर खरीद रहा है तो क्या होगा? रेवेन्यू होगा। क्यों? कि उसका काम ही है जनरेटर खरीदना। समझ में आ रहा है? कोई रियल इस्टेट में डील करता है। रियल इस्टेट का मतलब होता है ज़मीन का खरीद बिक्री करता है। कोई अगर रियल इस्टेट में डील करता है, वो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा तो रेवेन्यू होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे चलो हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, परचेज लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, क्या होगा बताइए? लैंड एंड बिल्डिंग और कैश। आपको हम बोले कि हम रियल इस्टेट का बिजनेस करते हैं, अब हम लैंड एंड बिल्डिंग कर दें 10,000 का, बताइए कॉपी करने मिलेगा इसको? यहाँ ध्यान दीजिए। हम जो हैं रियल इस्टेट का बिजनेस करते हैं, ठीक है, और हम खरीदे हैं लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 10,000, क्या होगा? स्टॉक होगा। सोच बढ़ाना पड़ेगा। हम किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं? ज़मीन का, रियल इस्टेट का। तो मेरे लिए ज़मीन और बिल्डिंग क्या होगा? स्टॉक ही तो होगा। समझ में आ रहा है? आपको बोल दिया कि ए लिमिटेड वॉज इंगेज्ड इन रियल इस्टेट बिजनेस, उसके बाद वो गुड्स नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा? लैंड एंड बिल्डिंग लिखेगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग आप वहाँ क्या मानेंगे? स्टॉक मानेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो आपसे अगर कभी कोई पूछे, कभी भी कोई पूछे कि लैंड एंड बिल्डिंग कौन सा एसेट है, तो आप ये पूछिएगा कि आपका बिजनेस किस चीज़ का है। बात समझ में आ रहा है? अगर आपका रियल इस्टेट का बिजनेस है, इसका मतलब आपका लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा। मतलब स्टॉक मतलब क्या हो जाएगा? वो आपका करंट एसेट्स हो जाएगा। स्टॉक क्या होता है? करंट एसेट्स होता है। क्यों होता है वो बताएंगे आपको। लेकिन आपका रियल इस्टेट का बिजनेस नहीं है, तो वही लैंड एंड बिल्डिंग आपके लिए क्या हो जाएगा? नॉन करंट एसेट्स हो जाएगा, मतलब फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें आप लोगों को? पक्का क्लियर है आपको? ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ आपको हम करेंट, ये इसको कॉपी करना है। ऐसा तो नहीं ना है कि मन में कोई कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को? कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा, हम वापस से उसको क्लियर करेंगे। कुछ डाउट होगा तो उसको बाद के लिए नहीं रखना है, क्योंकि जितना आगे पढ़ाएंगे उतना थोड़ा थोड़ा डाउट होगा। डाउट इमीडिएटली पूछना है, इमीडिएटली उसका निपटारा होगा।
लिख लिया आप लोग इसको, क्लियर है? तो कल आप लोग को हम बताए थे साल भर हम लोग क्या करते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च हम लोग क्या करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। इन दोनों को करने के लिए हमको क्या चाहिए, अकाउंटेंसी का नॉलेज चाहिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, तो ये होता क्या है कि बिजनेस में बिजनेसमैन अपने हिसाब से उतना ही परचेज करके लाता है। ये अज्यूम करके चलना है। हो सकता है साल के आखिरी में डेड स्टॉक हमारे पास हो, तब साल के आखिरी में कुछ सामान हमारे पास बच गया हो, नहीं बिका हो, लेकिन ये मान के चलना है कि बिजनेसमैन अपने साथ या अपने दुकान के लिए, अपने बिजनेस के लिए उतना ही सामान लेकर के आता है जो वो 1 साल में बेच दे। समझ में आ रहा है? 1 साल में वो क्या कर दे, सेल कर दे। यानी 1 साल में वो किस में कन्वर्ट कर दे, बताओ? सेल का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट इन कैश। समझ में आ रहा है? अब आप कहेंगे कि सर 1 साल का ही वो क्यों लेके आता है, 2 साल का क्यों नहीं लेकर के आता? तो 1 साल का इसलिए लेकर के आता है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस को कितना साल बाद निकालना है, 1 साल बाद ही तो निकालना है। मेरा बात समझ में आ रहा है? सामान लेकर के आएगा, कोई बात नहीं, लेकर के आएगा, उसमें पैसा भी तो फंसेगा। डिज़ाइन है, टेक्नोलॉजी है, आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन का। मान लो तुम जो है फ़ोन अभी मार्केट में कोई चला हुआ है, तुम जो है उसके लिए कवर, तुमको लगता है कि तुम 1 साल में 1000 पीस कवर बेच दोगे। तुम उस फ़ोन का 5 साल का कवर ले आए, 5000 पीस कवर लेकर के आ गए। अब बताओ, कवर तुमको लग रहा है 5 साल बिकेगा? क्यों नहीं बिकेगा? तुरंत नया मॉडल आएगा फ़ोन का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही सब चीज़ डेप्रिसिएशन में आता है। बात समझ में आ रहा है? यही सब चीज़ क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि सामान का दाम क्या हो जाए, कम हो जाए, या तो यूज से या तो टेक्नोलॉजी से। मान लीजिए कि आप गए और अभी एक नया का नया कोई भी एक नया मोटरसाइकिल खरीद के ले आए, ठीक है। उस मोटरसाइकिल को तुम घर लाए, चला के भी नहीं लाए, उसको तुम ठेला पे रख के लाए और उसको तुम अपने रूम में ले जाके बंद कर दिए। एकदम नया मोटरसाइकिल है, 1 किलोमीटर भी नहीं चला है। नया मोटरसाइकिल का दाम मान लीजिए 1.5 लाख रुपया है। उसको तुम 10 साल बाद रूम से निकालो और तुम कहो कि ये नया मोटरसाइकिल है, 1.5 लाख रुपए का है, हमको 1.5 लाख रुपया चाहिए। क्या आपको 1.5 लाख रुपये मिलेगा? मोटरसाइकिल तो नया है, फिर क्यों नहीं मिलेगा? बेसिकली ये क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया है। नया मॉडल नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे कि ये क्या हो गया है, ऑब्सोलीट हो गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो लैंड एक ऐसा फिक्स्ड एसेट्स है जो कभी डेप्रिशिएट नहीं करता है, ठीक है। स्टॉक के बारे में क्या बताया, स्टॉक उतना ही परचेज किया जाता है जितना हम लोग 1 साल के अंदर बेच दें, यानी उतना ही स्टॉक खरीदा जाएगा जो कितने दिन में कैश में कन्वर्ट हो जाए, 1 साल के अंदर क्या हो जाए, वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं आपको इसमें। तो स्टॉक क्या चीज़ है हम लोगों का, करेंट एसेट्स है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ का नाम आप लोग को हम लिखवाए थे। अब यहाँ पे कुछ करेंट एसेट्स का नाम लिख रहे हैं, लिख लीजिए और इसको आंख बंद करके याद कर लीजिएगा। इसमें आप क्वेश्चन नहीं करेंगे कि ये क्यों है करेंट, क्यों है नॉन करेंट, क्योंकि यही सब चीज़ पढ़ने में हम लोग को 1 साल का समय लगेगा। अच्छा, अकाउंट्स में आपको 2 तरीके का चीज़ मिलेगा, एक जो आपको समझना पड़ेगा, दूसरा जो आपको याद करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ समझने का है यहाँ पे सब कुछ समझाएंगे, और अगर कोई चीज़ आपको हम समझा नहीं रहे हैं तो आप उसको आंख बंद करके याद कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? आपको मेरे ऊपर इतना भरोसा रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी चीज़ समझने का होगा हम सब कुछ समझाएंगे, लेकिन जो समझने का नहीं होगा आपको उसको याद करना पड़ेगा। अकाउंट्स में कुछ चीज़ हम लोग याद करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे एसेट्स का एग्जाम्पल आपको हम लिखवाए थे, तो आपको याद करना पड़ेगा वो आपको हम क्या समझें। करेंट एसेट्स में आप लिख लीजिए डेटर, फिर लिख लीजिए बिल्स रिसीवेबल, फिर लिख लीजिए कैश और बैंक, फिर लिख लीजिए आप लोग स्टॉक, प्रीपेड डैश लिखे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रीपेड डैश, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या लिखे हैं, प्रीपेड। अब डैश में कुछ भी हो सकता है, आप जहाँ पे भी प्रीपेड देखेंगे आप तुरंत उसको क्या मान लेंगे, करेंट एसेट्स। प्रीपेड रेंट, ठीक है, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रिचार्ज आपका फ़ोन का होता है, हर कोई अपने फ़ोन का रिचार्ज करता होगा, तो रिचार्ज देखे होगे मैक्सिमम 1 साल का ही होता है। मैक्सिमम जो वैलिडिटी मिलेगा वो 1 साल में भी कम ही मिलेगा, 360 दिन या 300 दिन या 200 दिन। तो आप उसमें क्या होता है कि आप पहले पैसा पेमेंट कर दिए हैं, उसके बाद उसको आप यूज़ कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, रिचार्ज का मान लो तुम 200 का रिचार्ज कराए, पेमेंट तुम कर दिए हो 200, बट क्या उसका फ़ायदा तुमको हाथों हाथ मिलेगा? आप उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे यूज़ करेंगे, लेकिन उसका यूज़ आपको कितने दिन में मिलेगा, 1 साल के
अंदर। वैसे प्रीपेड सैलरी, आप अपने स्टाफ को 3 महीना का सैलरी एडवांस दे दिए, वो क्या हो जाएगा? क्या प्रीपेड? प्रीपेड सैलरी। मकान का रेंट, दुकान का रेंट तुम 3 महीना का एडवांस दे दिए, वो क्या हो जाएगा? प्रीपेड रेंट। समझ में आ रहा है? जैसे और एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, करंट में जो नहीं है वो सारा नॉन करंट है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगा? प्लांट एंड मशीनरी क्या होगा? फर्नीचर एंड फिक्सचर क्या होगा? समझ में आ रहा है? तो आप लोग को क्या लग रहा है, आप लोग को हम पढ़ा पाएंगे? ठीक से पढ़ाना आ रहा है हमको? हम बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, आप लोग नहीं पढ़िएगा तो आप लोग का गलती है। पाँच साल से हम ये काम कर रहे हैं और बच्चा टॉप भी किया है, बिहार बोर्ड में भी और सीबीएसई में तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। क्रेडिटर और बिल्स पेबल। बैंक, अगर कोई चीज़ का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वेट करना होगा, उस चैप्टर में समझाएंगे, यहाँ पे जो नहीं समझा पा रहे हैं। हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे, फिर से हम रोज़ ये बात बोल रहे हैं, जो लोग स्कूल गोइंग है प्लीज़ स्कूल के टीचर से झगड़ा मत कीजिएगा, ठीक है? किसी कीमत पे झगड़ा नहीं करना है उन लोग से। मूर्ख बन के रहिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम में लिखिए, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाइए, सरप्राइज बन के रहिए स्कूल में। वही तो बोल रहे हैं कि तुम जवाब ही मत दो। टीचर का ऑब्लिगेशन क्या होनी जगह बता रहे, स्कूल में पॉलिसी क्या होना चाहिए। आप लोग ये लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको हम एक फॉर्मेट बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम और बोलना चाहेंगे, यहाँ पे बहुत लोगों को इशू होने वाला है इस चीज़ में। इस चीज़ में जितने लोग स्कूल जाएंगे, सब बुक में अलग फॉर्मेट है, सब स्कूल में अलग हिसाब किताब है, अलग दिक्कत है। आपको हम फॉर्मेट सिखा देंगे, आप अपने हिसाब से जो फॉर्मेट मांगेगा स्कूल में आप दे दीजिएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो फॉर्मेट है वो फिक्स्ड है। बात समझ में आ रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो फॉर्मेट है वो फिक्स्ड है। इसको जो है एएस बताता है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, यहाँ पे हर कोई अपना दिमाग लगाता है, ठीक है? कैश बुक का भी फिक्स्ड है, बीआरएस का भी नियर अबाउट फिक्स्ड है। बीआरएस में दिक्कत नहीं होता है, बीआरएस के में कोई दिक्कत नहीं है। असली जो दिक्कत होगा वो किसमें होगा? अकाउंटिंग इक्वेशन में होगा। अभी हम 2 ट्रांजैक्शन लिखते हैं, दोनों का इक्वेशन बनाते हैं, और आप मेरे को ये बताइए कि दोनों इक्वेशन में आपको दिक्कत है क्या, दोनों का मतलब फॉर्मेट में, ठीक है? प्लीज सब कोई बोर्ड पे ध्यान देगा। इस मामले लिख रहे हैं स्टार्टेड, आप लोग लिखिएगा मत, बिजनेस विद कैश 10,000, ठीक है? अच्छा, प्लस ये सारा ट्रांजैक्शन जो दिया रहेगा वो सब रिलेटेड रहेगा। अभी तो आपको अलग अलग करके आइटम पहचानना सिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो सब क्या रहेगा? इंटर रिलेटेड रहेगा। परचेज्ड गुड्स 2000। आप लोग ऐसे आइटम आइडेंटिफाई करते हो ना, आप जब बनाइएगा तो अब आइटम नहीं आइडेंटिफाई करने मिलेगा, आपको फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। आपको दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा इधर में जो है एसेट्स हो गया, इधर में जो है अपना लायबिलिटीज हो गया, इधर में क्या हो गया? कैपिटल हो गया। नीचे में एक लाइन और बनाएंगे तो आपको तुरंत दिमाग वहाँ मतलब अब आपको समझ में आएगा। इसमें 2 आइटम हो गया, क्या हो गया? कैश और कैपिटल। यहाँ लिख दिए कैश, और यहाँ क्या हो गया? कैपिटल। कैश का अलग कॉलम बनाएंगे, कैपिटल का अलग कॉलम बनाएंगे। कैश कितना होगा हमारा? 10,000। कैपिटल कितना होगा हमारा? समझ में आया है? देखिए पहले नाम आइडेंटिफाई करके इस कॉलम में लिखते जाना है। कैश और कैपिटल कितना? 10,000 और 10,000। दूसरा ट्रांजैक्शन में क्या आइटम होगा बताओ? स्टॉक और यहाँ पे फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? स्टॉक लिखना पड़ेगा। कैश का एक बार कॉलम में दोबारा आप नहीं बनाएंगे। यहाँ पे पहले ट्रांजैक्शन में तो कुछ था नहीं, स्टॉक में क्या हो जाएगा? डैश हो जाएगा। स्टॉक कितने का आया है बताओ? 2000 का। स्टॉक क्या हो जाएगा? 2000 बढ़ जाएगा, और कैश क्या हो जाएगा? 2000 कम हो जाएगा। 5% समझ आया? मतलब 5% भी आप लोगों को समझ में आया है? आइटम आइडेंटिफाई करके कॉलम में लिखना है। अभी हम मतलब बनवा नहीं रहे, बस आपको हम आइडिया दे रहे हैं कि ऐसे ये बनता है। अकाउंटिंग इक्वेशन का जब क्वेश्चन मिलेगा
तो आप लोग ऐसे अलग अलग नाम नहीं लिखोगे, वो सारा प्रोसेसिंग आपके दिमाग में होगा। इसीलिए स्टार्टिंग में इतना प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आपको प्रोसेस करने में दिक्कत ना हो। पहले वाले में 2 आइटम क्या है बताइए, कैश और कैपिटल। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, तीनों का कॉलम हो गया। एसेट में कैश का कॉलम बना लिए, कैपिटल में कैपिटल लिख लिए। कैश कैपिटल कितना बढ़ेगा, 10,000 कैश बढ़ेगा, 10,000 कैपिटल बढ़ेगा। क्लियर है ये। दूसरे वाले में 2 आइटम का नाम बताइए, स्टॉक और कैश। स्टॉक हो गया और क्या हो गया, अच्छा दोनों एसेट्स है, तो इधर में स्टॉक हो गया, इधर में क्या हो गया, कैश। कैपिटल में तो कुछ होगा नहीं, डैश लगा देंगे। स्टॉक जो है 2000 का बढ़ेगा, कैश जो है 2000 का घटेगा। समझ में आ रहा है? अब कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये फॉर्मेट हो गया। अब एक और फॉर्मेट आपको हम बना के दिखा रहे हैं। अब एक और फॉर्मेट आपको बना के दिखा रहे हैं। भाई ए हो जाएगा, एल हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। बस करेंगे यहाँ कि लास्ट में एक टोटल का कॉलम बना लेंगे। आप कंपेयर कीजिएगा ऊपर वाले से और देखिएगा कोई दिक्कत है क्या। पहले वाले में क्या होगा, कैश होगा और क्या होगा, कैपिटल होगा। कितना बढ़ रहा है कैश, 10,000। कैपिटल कितना बढ़ रहा है, और तो कुछ है नहीं। एसेट्स में टोटल कितना होगा बताओ, 10,000। इसमें टोटल कितना होगा बताओ, 10,000। बात समझ में आ रहा है? दूसरा ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं। दूसरा में प्लस आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्टॉक लिखना पड़ेगा। प्लस स्टॉक कितना हो जाएगा बताइए, 2000। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2000, ये ब्रैकेट हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0। हर स्टेप पे आप देखिएगा दोनों बराबर है। अब ये देखिए दोनों में कोई अंतर है क्या, बस एक टोटल का तो कॉलम बनाए हैं। इस चीज़ को देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों फॉर्मेट में, दोनों फॉर्मेट में बस इसी का अंतर है। यहाँ से टोटल हटा दे रहे हैं तो दोनों फॉर्मेट क्या चीज़ है, सेम है। समझ में आया है? कोई दिक्कत है आपको? अभी ऐसे फॉर्मेट में बनवाने में 2-3 दिन का समय है। अभी ऐसे बनवाने में कुछ समय हम लेंगे आप लोगों से। अभी वैसे ही इंडिविजुअली बनवाएंगे, लेकिन आपको इंडिविजुअली अच्छे से बनाना है कि आप आइटम्स को आइडेंटिफाई कर सकें। आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं, जैसे आप लिख रहे होंगे वहाँ पे कैश बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, ये एसेट है, ये कैपिटल है, ये चीज़ आप लिख रहे हैं ना, कि लिखने का मौका नहीं मिलेगा, दिमाग में करना है। समझ में आ रहा है? जैसे दूसरे वाले में आप क्या लिखे होंगे, कैश लिखे होंगे और स्टॉक लिखे होंगे। स्टॉक बढ़ेगा, कैश क्या होगा, तो ये ऐसे नहीं करने मिलेगा। आपको मन में करना है, स्टॉक को बढ़ाना है, कैश को घटाना है। समझ में आ रहा है? जो लोग अकाउंट्स का क्लास सारा कर लिए उन लोगों को समझ में आया होगा, इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये फॉर्मेट भी सही है, ये फॉर्मेट भी सही है। कोई और तरीका यूज़ करेंगे तो वो भी सही है। हमको बस ये दिखाना है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए।
आप लोग सबको कोशिश करेगा आज कि जितना भी अकाउंटिंग इक्वेशन का ट्रांजैक्शन बनवाए हैं उन सबको दोबारा आप लोग बनाएं। प्रैक्टिस के लिए एक दूसरा कॉपी बना लीजिएगा, इसमें मत बनाइएगा प्रैक्टिस करने का, क्योंकि ये जल्दी भर जाएगा, फिर आपका कॉपी बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेंटेन करने के लिए। हो गया आप लोग का आज का अकाउंट्स का क्लास इतना ही।